अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट इश्तियाक अहमद और आज हम ज्योग्राफ़ी की एक और वीडियो के साथ, एक और लेक्चर के साथ हम आपके साथ जुड़े हैं। और हम बिना वक्त ज़ाया किए जल्दी से ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं ताकि हाँ आप लोगों का टाइम कम कम लगे और मैं भी कोशिश करूं कि ये जो वीडियो है जल्द से जल्द पूरी की जाए। तो आज जो हमारे पास ज्योग्राफिक टर्म है वो है आइसबर्ग। आइसबर्ग एक बर्फ़ का एक बहुत बड़ा टुकड़ा होता है जो कि ग्लेशियर या किसी बहुत बड़े बर्फ़ के टुकड़े से अलहदा होकर पानी में फ्रीली फ्लोट करता है, यानी कि तैरता है। और ये जो ग्लेशियर होता है इसका 70% जो इलाका होता है, 70% जो एरिया होता है वो ज़मीन के सॉरी पानी के अंदर होता है, और जबकि हम 20 से 30% जो हिस्सा होता है वो पानी के बाहर नज़र आता है। और ये बहुत बड़ा टुकड़ा होता है। तो आइसबर्ग क्या है? एक बर्फ़ का एक टुकड़ा जो कि बहुत बड़े बर्फ़ के टुकड़े से अलहदा हो गया हो और वो पानी में फ्रीली तैर रहा हो। तो इसी तरह अगर इसकी इंग्लिश डेफिनेशन हम पढ़ें, ए लार्ज चंक ऑफ आइस विच हैज़ ब्रोकन अवे फ्रॉम अ लार्ज बॉडी ऑफ आइस एयर और ग्लेशियर एंड फ्लोटिंग फ्रीली इन ओपन वाटर। तो अब आपको ये समझ आ चुकी होगी, और उसके अलावा हमने ये जो पिक्चर साथ अपलोड की है ये भी आप अच्छी तरह से देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। उसके अलावा हमारे पास दूसरी डेफिनेशन है ग्लेशियर की। ग्लेशियर ज़्यादातर उस जगह पाया जाता है जहाँ पर टेम्परेचर बहुत कम होता है और सर्दियों में बर्फ़बारी बहुत ज़्यादा होती है। तो ग्लेशियर आमतौर पर तब बनते हैं जब बहुत ही ज़्यादा बर्फ़बारी हो, और जब समर्स भी इतने ज़्यादा गर्म ना हो कि वो जो बर्फ़ है वो सारी पिघल जाए। तो जब ये सारी बर्फ़ नहीं पिघलती तो इस तरह ये तहें लगती जाती हैं और ये ग्लेशियर्स की शक्ल इख्तियार कर जाती हैं। और ये ग्लेशियर जो होते हैं ज़्यादातर माउंटेनियस एरियाज़ में होते हैं, और ये ज़्यादातर क्या होता है कि ये विंटर्स में बहुत ज़्यादा जो स्नो फॉलिंग होती है उससे ये ग्लेशियर्स बनते हैं। इसी तरह अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो द लेयर्स ऑफ आइस ऑन माउंटेनियस एरियाज ड्यू टू स्नो फॉलिंग, इनको हम ग्लेशियर्स कहते हैं। दीज ग्लेशियर्स आर फॉर्म्ड इन विंटर एंड मिल्ट्स इनटू इन समर्स, यानी कि समर्स में ये क्या होते हैं, मिल्ट होते हैं, और जिससे हमें मतलब स्ट्रीम्स और दरिया या चश्मे हमें मिलते हैं, या हम तक जो है कि मैदानी इलाकों तक पानी जाता है। और ग्लेशियर आपको ये भी बता दूं कि ग्लेशियर जो पाकिस्तान के जो इलाके हैं, जैसे नॉर्दर्न एरियाज़ जो हैं हमारे पास, गिलगित बल्तिस्तान हो गया, स्कर्दू हो गया, ये जो जितने भी हमारे पास गिलगित के इलाके हैं यहाँ पर ग्लेशियर पाए जाते हैं। इसी तरह आपको आइसबर्ग की बता दूं। आइसबर्ग की डेफिनेशन का तो हमें पता चल गया। इसकी हिस्ट्री में इसको याद रखा जाता है टाइटैनिक जो जहाज़ थी, बहरी जहाज़ थी जो कि इंग्लैंड से अमेरिका जा रही थी, उसमें वो क्या क्या हुआ था कि वो जो टाइटैनिक जहाज़ थी वो एक आइसबर्ग से टकराई थी, और आइसबर्ग से टकराने की वजह से वो तबाह हुई थी। तो ये भी आप याद रखें कि आइसबर्ग का तारीख से भी कुछ हिस्सा जुड़ा हुआ है। और ग्लेशियर्स का आपको पता चल गया होगा, और आपके सामने मैंने ये एक तस्वीर भी अपलोड की है ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। उसके बाद हमारे पास है डेज़र्ट। डेज़र्ट क्या होता है? डेज़र्ट एक ऐसा इलाका जहाँ पर एक बारिश बहुत ही कम होती है, इतनी कम होती है कि जो आम रहने वाले लोग वहाँ पे होते हैं या आम जो एनिमल्स होते हैं उनके लिए भी पानी पूरा नहीं होता। और वो जो इलाका है डेजर्ट्स का वो फेवरेबल नहीं समझा जाता लिविंग थिंग्स के लिए। तो ऐसा इलाका बैरन मतलब बिल्कुल ही कह सकते हैं खामोश इलाका, खाली इलाका, ठीक है, उसको हम कहते हैं बैरन इलाका। और ऐसा इलाका जहाँ पर बारिश बिल्कुल नहीं होती और वो फेवरेबल नहीं होता रहने वाली चीज़ों के लिए, जैसे इंसान हो गया या कोई भी जानवर। तो ऐसे इलाके को हम कहते हैं डेजर्ट, और वो ज़्यादातर वहाँ पे रेत पाया जाता है। तो इसके अलावा हमारे पास आपको बताता चलूँ, अब जो अगली जो डेफिनेशंस हैं तीन, ये काफ़ी एक दूसरे से रिलेट करती हैं और काफ़ी मतलब एक दूसरे के साथ इनकी जो है कनेक्शन ज़्यादा है। और क्योंकि अब किसी को पता है किसी को नहीं पता, तो ये है क्लिफ़।
क्लिफ एक ऐसी चोटी होती है या कह सकते हैं कि ऐसी पहाड़ी होती है जो कि वेदर की वजह से बनती है। वेदर मतलब जैसे बारिश वगैरह हो और उसके बाद लैंड स्लाइडिंग हो जाए किसी पहाड़ी के ऊपर या किसी प्लेटो के ऊपर, तो क्या होता है कि वो लैंड स्लाइडिंग की वजह से एक छोटी सी बन जाती है, उसे हम कैलिफ कहते हैं। तो या फिर बारिश की वजह से क्या होता है कि वो जो ज़मीन है या रॉक्स हैं वो खुरना शुरू हो जाएं, और जब वो मतलब वहाँ से इरोजन होगा, मतलब वो खुरेंगी तो एक पहाड़ी बन जाएगी और इस तरह कैलिफ बनती है। ये आपके सामने है कि समंदर की जो कोस्ट होती हैं वहाँ पे भी ये कैलिप्स पाई जाती हैं। पानी क्योंकि जो मिट्टी है उसको ख़त्म करता रहता है और वो फिर क्या होता है कि वहाँ से जो वो मिट्टी है गिर जाती है या रॉक्स गिर जाती हैं, और ये आपके सामने जैसे तस्वीर में एक पहाड़ी सी नज़र आ रही है, इस तरह की पहाड़ियाँ बन जाती हैं, तो उनको हम कहते हैं कैलिप्स क्लिफ्स। और ये जो ज़्यादातर चीज़, ये जो क्लिफ्स जो है ज़्यादातर पाई जाती हैं माउंटेनियस एरियाज़ में और नियर कोस्ट ऑफ ओशन, यानी कि जो उनकी साहिल साहिल पर ये पाई जाती हैं ज़्यादातर। इसके अलावा हमारे पास हैं हिल्स। हिल्स जो होते हैं ये नेचुरल तौर पर राइज्ड एरिया होता है, यानी कि नेचुरली ये बनी होती हैं। ये थोड़ा सा इलाका थोड़ा सा ऊंचा होता है एज़ कम्पेयर टू मैदानी इलाके के। और ये ज़्यादातर क्या होता है कि ये हिल्स होते हैं, इन पर ज़्यादातर छोटे छोटे दरख्त बहुत ज़्यादा मिलते हैं, और उसके अलावा यहाँ पर ग्रीनरी बड़ी ज़्यादा होती है। तो आपके सामने ये जो हिल दिखाई दे रहा है पिक्चर में, ये आपको सारी चीज़ें बता देगा। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आती तो क्लिफ्स, हिल्स और माउंटेन रेंजेस इनके बारे में जानने के लिए आप एक मरतबा इस्लामाबाद का सफ़र करें। जब आप जैसे ही झेलम के इलाके से आगे आएंगे मोटरवेज़ पे, तो आपको ये तीनों चीज़ें मिलेंगी, क्लिफ्स भी मिलेंगी, हिल्स भी मिलेंगे और माउंटेन रेंजेस में मिलेंगी। तो इनमें थोड़ा थोड़ा सा फ़र्क है। ये हिल्स में मैंने बताया है कि ये नेचुरल तौर पर राइज्ड एरिया है और ये ज़्यादातर ग्रीन मिलेगा, इसके ऊपर छोटे छोटे दरख्त होंगे और ये पहाड़ी नज़र नहीं आएगी। मतलब इस पे क्या होता है कि लिविंग थिंग्स के लिए ग्रीनरी होती है। और अब जो अगला है ना वो है हमारे पास माउंटेन रेंजेस। तो माउंटेन रेंजेस जो हैं ये नेचुरली हाई एरिया है रॉक्स का या पीक्स का, मतलब पहाड़ियों का ये एक नेचुरली हाई सिलसिला होता है। और यहाँ पे बर्फ़बारी होती रहती है, स्नो फॉलिंग होती रहती है। ये इलाका जो है काफ़ी ज़्यादा ऊंचा होता है एज़ कंपेयर टू हिल और क्लिफ़। तो इस इलाके में दरख्त जो होते हैं वो सर्दियों वाले दरख्त मिलेंगे, सर्दियों के मौसम में जो सरवाइव कर सकते हैं इस तरह के दरख्त होंगे, या फिर कोई दरख्त नहीं होगा। और ये हमने आपके सामने एक पिक्चर भी लगाई है, ये है केटू पहाड़ी, जिसे हम आम अल्फाज में गोडाउन ऑस्टन या चगोरी माउंटेन्स भी कहते हैं। तो ये कराकोरम रेंजेस में ये पहाड़ी मौजूद है। तो ये एक माउंटेन की एग्जाम्पल है कि माउंटेन क्या होती हैं। तो ये आपके सामने है माउंटेन, ज़्यादातर पहाड़ी इलाके होते हैं ये, और इसमें रॉक्स बहुत ज़्यादा होती हैं, पहाड़ बहुत ज़्यादा होते हैं माउंटेन रेंजेस में। तो ये आपके सामने एक डेफिनेशन बनाई हुई है हमने माउंटेन रेंजेस की या माउंटेन्स की। उसके बाद हमारे पास है बीच। बीच होता है समंदर का साहिल होता है, लेकिन इसमें थोड़ी सी जो ख़ास बात ये होती है कि यहाँ पर रेत होता है और उसके अलावा छोटे छोटे हशरात होते हैं, उसके अलावा स्टोन्स मिलते हैं और कंकरियाँ मिलती हैं, और लोग यहाँ पर आके अपना मतलब इंजॉय करते हैं। और बहुत से बीचेस हैं दुनिया में जिन पे दुनिया जाती है और एज ए टूरिस्ट जाती है और वहाँ पे अपना टाइम गुजारती है। तो ये बीच जो होता है ये बिल्कुल लैंड होता है, रेतला रेतला इलाका होता है, और ये
किसी भी समुंदर की, लेक की या ओशन की साहिल पे होता है, साहिली पट्टी पे होता है। तो ये आपके सामने डेफिनेशन इसकी लिखी भी हुई है, और हमने फिर उसके अलावा आपको एक पिक्चर भी लगाई है ताकि आपको ये चीज़ समझ आ जाए। उसके बाद ओशन, ओशन जो है इसके बारे में ये होता है कि एक लार्ज सॉल्ट वाटर बॉडी ऑफ अर्थ है। यानी कि ये ओशन जो हैं इसमें ज़्यादातर जो पानी पाया जाता है, बल्कि ज़्यादातर क्या 100% जो पानी है ये साल्टी होता है, और ये ज़मीन का टोटल 70% है जो कि पानी मौजूद है ज़मीन पे। और जबकि अगर हम देखें टोटल पानी फॉर एग्ज़ाम्पल 70% है, तो 30% क्या होगी, लैंड एरिया या ज़मीन हमारे पास होगी, जिसमें हमने 7 कॉन्टिनेंट्स पढ़े थे, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। और ये भी आपको बताते चलें कि पानी का 97% जो पानी है, पानी का जो 97% है वो समुंदर में मिलता है, और 3% सिर्फ हमें पीने के लिए या फिर ग्लेशियर्स वगैरह में मिलता है, जो कि ज़मीन पर मौजूद है, इन 7 कॉन्टिनेंट के अंदर है। बाकी जो 70% पानी 97% पानी है वो पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन और साउदर्न ओशन और आर्कटिक ओशन में मिलेगा। तो टोटल हमारे पास 5 ओशन है जो भी मैंने नाम लिए थे, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, आर्कटिक ओशन और साउदर्न ओशन। तो अब समझ आ गया होगा। इस दोबारा ये इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। ओशंस क्या होते हैं? द लार्ज सॉल्ट वाटर बॉडी ऑफ अर्थ, 70% ऑफ अर्थ इज कवर्ड बाय ओशंस एंड 97% ऑफ अर्थ इज कंटेन्ड बाय ओशंस। टोटल 5 ओशंस ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पे थोड़ी सी गलती है डेफिनेशन में, ये आपको मैं बता दूँ कि 70% ऑफ अर्थ जो है कवर की हुई है ओशंस ने। 97% ऑफ द वाटर ऑफ द अर्थ, 97% वाटर ऑफ द अर्थ इज़ कंटेन्ड बाय ओशन। ठीक है, अगर 100% वाटर है पूरी ज़मीन पे, ठीक है, पूरी ज़मीन पे अगर 100% वाटर है तो उसमें 97% सिर्फ इस कहाँ पे है? ओशंस में है, या हम कह सकते हैं समुंदर में है। और जबकि 3% कहाँ पे है? फ्रेश वाटर है, और उसके अलावा ग्लेशियर्स वगैरह में है, जिसे हम इस्तेमाल करते हैं अपने पीने के लिए। सिर्फ 3% पानी ऐसा है जो कि ग्लेशियर्स में है और जिसे हम पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और 5 ओशंस हैं, कौन कौन से? पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, आर्कटिक ओशन और साउदर्न ओशन। आपके सामने मैंने ये पिक्चर लगाई है, यहाँ पे ये ओशंस लिखे हुए हैं नीले नीले कलर में, जो आपको नज़र आ रहा है ये सारा पानी है। और जबकि दूसरे डिफरेंट कलर्स में जो हमें चीज़ें नज़र आ रही हैं ये कॉन्टिनेंट्स हैं, मतलब ज़मीन के हिस्से हैं जहाँ पर लोग रहते हैं। तो ये आपको अब डेफिनेशन अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। उसके अलावा अगला जो हमारे पास एक डेफिनेशन है या जियोग्राफिक टर्म है वो है क्रस्ट। क्रस्ट क्या होती है? अगर हम ज़मीन को देखें, कहीं भी ज़मीन जो है अब देखें तो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है ना ज़मीन का, जिसमें मिट्टी होती है, जिसमें पहाड़ होते हैं, जो ये सारी चीज़ें होती हैं, इनको हम कहते हैं क्रस्ट। और क्रस्ट की 2 इकसाम होती हैं। एक किस्म होती है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कौन सी होती है? जो ज़मीनी क्रस्ट होती है। और एक होती है ओशनिक क्रस्ट। ओशनिक क्रस्ट जो कौन सी होती है? ओशनिक क्रस्ट वो होगी जो कि पानी के नीचे होगी, यानी कि पानी जहाँ पे ख़त्म होगा उसके बाद जो क्रस्ट स्टार्ट होगी वो होगी ओशनिक क्रस्ट। जबकि जैसे अब आप कहीं भी बैठे हुए हैं अपने घर पे, तो आप देखेंगे कि जो आपके नीचे जो ज़मीन है ना उसकी एक तह है, तह मौजूद है, उसे हम कहेंगे क्रस्ट, और इसे हम कहेंगे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ये भी याद रखें। लेकिन ओशनिक क्रस्ट कौन सी होगी? जो समुंदर के पानी के नीचे जो क्रस्ट है, जो ज़मीन की एक तह है, उसे हम कहेंगे ओशनिक क्रस्ट। ठीक है, और इसी तरह ये ज़मीन को कुछ हिस्सों में तकसीम किया गया है। और इस भी मतलब इससे आपको ये अच्छी तरह समझ आ जाएगी कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कौन सी है और ओशनिक क्रस्ट कौन सी है। तो ये आपके सामने है सारी चीज़ें। उसके बाद हमारे पास अगली जो डेफिनेशन है वो है ग्लोब। ग्लोब क्या होता है? ग्लोब एक ऐसी चीज़
जो हम आम ऑफिसेज में देखते हैं, ग्लोब एक ज़मीन का नक्शा होता है सर्कुलर शक्ल में। ये हम कह सकते हैं कि जैसे एक बॉल होती है या एक फुटबॉल होता है, उस शक्ल में अगर हम ज़मीन को डिफ़ाइन करें तो उसे हम ग्लोब कहते हैं। और ये आपके सामने एक मैंने पिक्चर लगाई है, इससे पता चल रहा है कि ज़मीन जब अगर उसे हम एक बॉल की शक्ल में, फुटबॉल की शक्ल में या किसी भी गेंद की शक्ल में हम उसे देखें तो इस तरह नज़र आएगी। तो ए ट्रू मैप ऑफ वर्ल्ड विच रिप्रेजेंट द सर्कुलर शेप ऑफ द अर्थ, ठीक है, स्फेरिकल शेप भी कह सकते हैं, ठीक है, करेक्टली रिप्रेजेंट्स द रिलेटिव एरियाज ऑफ द अर्थ, ठीक है। यानी कि अगर हम ज़मीन को दूर से देखेंगे, जिस तरह हमें चांद नज़र आता है, इसी तरह चांद से हमें ज़मीन नज़र आएगी और वो उसकी मतलब ये शक्ल होगी जो हमारे सामने नज़र आ रही है। और क्या नाम है इसे, ऐसे मतलब जो सर्कुलर ग्लोब्स हमारे ऑफिसेज में भी हमें नज़र आते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, ग्लोब कहते हैं। और ये इस तरह के आपने ग्लोब देखे होंगे मुख्तलिफ़ ऑफिसेज में, मुख्तलिफ़ जगहों पे जो रखे होते हैं। तो जो ज़मीन है इस तरह की नज़र आती है दूर से, जिस तरह एक चांद नज़र आता है। और अगर उसे हम जिस तरह हम चांद को इतनी दूर से देखते हैं, इसी तरह अगर हम चांद से ज़मीन को देखें तो हमें ये मुख्तलिफ़ कॉन्टिनेंट्स इस तरह गोल नज़र आएंगे और ज़मीन हमें इस तरह गोल नज़र आएगी। तो इसे ग्लोब ऑफ द वर्ल्ड विद कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन इज़ गिवन बिलो, वी ऑफ्टन सी दिस इन डिफरेंट ऑफिसेज। तो हम मुख्तलिफ़ ऑफिसेज में ये देखते हैं। तो ये आज की हमारी छोटी सी एक वीडियो थी और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव भी है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बस मेरी एक ही आप लोगों से गुजारिश होती है हर मर्तबा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी वीडियो वक्त से पहले मिल सके और आप मेरे लेक्चर से लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। अगर मुझसे कोई गलती होती है या मैं गलती करता हूँ तो काइंडली मुझे करेक्ट कर दिया करें, ताकि ना तो आप लोगों का नुकसान हो और ना ही मैं किसी को मिसगाइड कर सकूं। तो थैंक यू, आप लोगों ने काफ़ी कोऑपरेट किया है कुछ दिनों से। तो बस ये है कि अभी क्योंकि 6-7 लेक्चर हो चुके हैं, तो बस अपनी सपोर्ट जारी रखें। इंशाल्लाह इससे अच्छी अच्छी वीडियोज़ हम बना के आप तक पहुंचाएंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।